बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम हुसैन को, जिनको रेंजर्स की जानिब से इसी साल 26 अगस्त को हिरासत में लिया गया था, उनका केस है कि सुलझने को ही नहीं आ रहा। 90 रोज का रेंजर्स के पास रिमांड मुकम्मल हुआ तो उसके बाद पुलिस की हिरासत में दे दिया गया और आज शायद डॉक्टर आसिम साहब जो हैं वो अपनी रिहाई के लिए बड़े पुरुमीद होकर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हुए थे, तो वहां उन्हें नैब के हवाले कर दिया गया। नैब कोर्ट में भी उनकी पेशी हुई और वहां पर 7 रोज का उनका रिमांड ले लिया गया है। आखिर ये माजरा है क्या? बहुत सारे सवालात इस केस से मुताल्लिक उठना शुरू हो गए हैं कि आखिर जो रेंजर्स की जानिब से हमारे सामने बयान आया, आज उनके वकला ने भी कहा कि डॉक्टर आसिम ने अपना एतराफी बयान हमें रिकॉर्ड कराया है, वो भी हमारे सामने रखा गया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन पर जितने भी दहशतगर्दी के हवाले से दफात लगाई गई हैं, टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से दफात लगाई गई थी, उनके अहम शवाहिद मौजूद हैं। रेंजर्स के वकला का ये बयान था। तो फिर क्या वजह हुई कि जब पुलिस के पास गए डॉक्टर आसिम, तो जैसे ही उनकी जानिब से चालान पेश किया जाना था तो उससे कुछ घंटे कबल जो है वो तफ्तीशी अफसर तब्दील कर दिया जाता है। एक लो रैंक ऑफिसर जो है वो इस तफ्तीश के लिए लगा दिया जाता है। इस पर भी सवालात उठ रहे हैं और अब नैब के हवाले से भी डीजी नैब सिंध आज ये कह रहे थे कि उन पर जो करप्शन के मामलात हैं, जो रेफरेंसेस हैं, जिसमें 5-6 बहुत अहम हैं, उसमें ही कहा जा रहा है कि जी 8 माह भी लग सकते हैं। तो अभी इनिशियल रिमांड तो 7 रोज का लिया गया है, लेकिन ये चीज बढ़ते बढ़ते आगे भी जा सकती है। और साथ ही साथ दूसरा अहम मामला जिस पर आज भी ये तवक्को की गई कि सिंध असम्बली के अंदर रेंजर्स के इख्तियारात बढ़ाने के हवाले से रेजोल्यूशन टेबल होगा, वो आज भी नहीं आ सका। फिर इसके बाद कायम अली शाह साहब आज जब एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, वजीर आला सिंध हैं, तो शायद उनकी जबान खुद ही फिसल गई और उसमें वजूहात भी आया हो गई कि जिसमें ये कहते हैं कि हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ इख्तियार दिया था रेंजर्स को, लेकिन वो जो है वो करप्शन में भी घुस गए। तो जो बेसिक मामला है वो भी यहां पर उन्होंने आया करने की कोशिश की कि जी वो करप्शन के हवाले से तहकीकात हो रही हैं, जिस पर वो कहते हैं कि जी उनका मैंडेट नहीं है। लेकिन अगर दूसरी जानिब का मौकफ देखा जाए तो बहुत सारे शवाहिद जिनका हमारे सामने जिक्र किया जाता है कि जी लिंकेजेस जरूर मौजूद हैं, टेरर फाइनेंसिंग के मामलात के हवाले से दफात हैं। और रेंजर्स के वकला की जानिब से आज ये बयान भी दिया गया कि पुलिस ने और तफ्तीशी अफसर जो है खासकर उसने खुद ही दहशतगर्दी की दफात खत्म करके अदालत लगा ली, जो कि नामुनासिब और गैर कानूनी उनके मुताबिक बात है। आज इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे और सिंध में और खासकर कराची में इस ऑपरेशन का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, ये तमाम मामलात भी जेर बहस रखेंगे। क्योंकि आज अगर हम देखें, कराची ताजिर इत्तेहाद का उन्होंने धमकी भी दी है सिंध असम्बली के घेराव की कि अगर सिंध हुकूमत ये रेंजर्स के इख्तियारात में तोसीन नहीं करती तो वो सिंध असम्बली का घेराव करेंगे। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर मेहमानों का भी इंट्रोडक्शन आपसे कराएंगे और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज में आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। कराची में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बेहद शुक्रिया। रुबीना कायम खानी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं और मेंबर हैं सिंध असम्बली की। रुबीना आपको भी खुशामदीद और बहुत शुक्रिया। और सलमान अकरम राजा साहब टेलीफोन पर हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर साहब, आपका तज्जिया, आसमान से गिरा खजूर में अटका ये मामला आज हुआ, या फिर क्या ऐसे लूप होल्स रह गए और फिर इसको इन्वेस्टिगेट करना कि 48 आवर्स बिफोर दे वर गोइंग टू प्रेजेंट दी चालान, तफ्तीशी अफसर जो है वो चेंज हो जाता है? यहाँ पे ये एक ना कॉमेडी चल रही है और ये आसिम साहब का केस और कराची की सिचुएशन इस वक्त जो पाकिस्तान का अदलिया, इंतज़ामिया और माज़े जो सियासी अदारों का जो बहरान है, ये सही मानों में उसकी अक्कासी करता है कि सियासी अदारे, अदालतें और हमारी इंतज़ामी अदारे जो हैं ये बिल्कुल काम नहीं अपना कर रहे। हम फ़ौज से या रेंजर से तफ्तीशी काम ले रहे हैं जिसके लिए वो बनाए नहीं गए, जिसका जो उनको काम आता नहीं है, और सियासी इदारे हमारा जो ओरिजिनल काम है वो नहीं कर रहे। आइडली तो ये होना चाहिए कि जनाब एक सिविलियन हुकूमत है,
एक क्राइम का एक मसला हुआ हुआ है, वो उनको पकड़ते हैं, तफ्तीश करते हैं, अदालत में पेश करते हैं, आला किस्म की प्रोसिक्यूशन है और रेंजर्स का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मगर यहाँ सूरत हाल ये कि आइडियल सिचुएशन है नहीं है। यहाँ पे एक शहर है जो कि पाकिस्तान का जहाँ से 40% रेवेन्यू आता है, सबसे बड़ा शहर है, वो बिल्कुल बंद होकर रह गया था। वहाँ रोज़ की 10-10, 20-20 लाशें गिर रही थी और पूरा शहर उसकी वजह से और पाकिस्तान उसकी वजह से मफलूज होकर रह गया था। उस इमरजेंसी सिचुएशन में एक एपेक्स कमेटी बनाई गई और इसलिए बनाई गई कि जो सियासी इदारों के मिलिटेंट विंग्स थे, दे वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि जिन्होंने हुक्मरानी चलानी है या जिनको वोट मिले हैं वही प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। तो मसला क्या है? सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहाँ उनको एपेक्स कमेटी को ताकतें दी गई और बाकी और जिसमें सारी पॉलिटिकल एक्स्ट्राऑर्डिनरी शुरू में हुआ। मगर वही एक पैटर्न है कि जब वो आगे काम बढ़ता है तो वही सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके यहाँ दरार आ जाती है, वो कंसेंसस में भी दरार आ गई है और उसकी वजह से ये सारे मामलात हो रहे हैं। मगर अब क्या किया जाए कि कराची का अमन भी चाहिए आपको और कराची के अंदर इन लोगों को पकड़ने की भी जरूरत है। और ठीक है, अदालतें प्रूव नहीं हो रही, मगर सबको पता है कि कौन लोग हैं, किस तरह शामिल हैं। मगर उनके बैकर्स जब वो कहते हैं कि जनाब ये एक नाम भी हो जाए मसला और हमें पकड़े भी कोई ना, सो अब ये हमारे जैसे लोगों के लिए जो कि जमहूरियत पसंद हैं, जो कि वो है, ये बड़ा मुश्किल एक सिचुएशन है इसके ऊपर डिफेंड करना कि ना हम इन इदारों को डिफेंड कर सकते हैं मगर हम कहते हैं इदारे तो सिविलियन ही रहेंगे। सो ये एक मखबस है, इसका हाल जो है नजर नहीं आ रहा मुझे। बड़ा अजीब सा लगता है। रुबीना कायम खानी से पहले मैं जान लेती हूँ कि जब चीफ मिनिस्टर साहब ने विफाकी इदारों की जानिब से जो तहकीकात चल रही थी, उनका पहले एक बयान आया था कि सिंध पर हमला है, हमारी हुकूमत पर हमला है। फिर वो उन्होंने कहा कि जी हमसे पूछ कर करें जो करें या हमें बता कर करें और हमारे किसी सियासतदान को कह लीजिए कि जी अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये तमाम चीजें चल क्या रही हैं? आज भी उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ इख्तियारात दिए थे, तो करप्शन में रेंजर्स घुस गए। तो रेंजर्स के तरफ से तो जो हमारे सामने एतराफी बयान भी आया है डॉक्टर आसिम का, वो कहते हैं जी करप्शन का मामला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की बात नहीं की जा रही जो कि बाकायदा तौर पर दहशतगर्द हैं या फाइट करते हैं, उनके जो फाइनेंसियर्स हैं, जो फैसिलिटेटर्स हैं, उन तक का भी मामला है। सादिया, बिल्कुल एक बड़ा मैं समझती हूँ कि रोज़ ब रोज़ जो है वो एक सेंसिटिव मामला बनता जा रहा है और उसकी वजह यही है कि जब मैं समझती हूँ कि हर इदारे का एक जो है वो अपना एक दायरा कार है और उसमें रहते हुए उसको परफॉर्म करना होता है, काम करना होता है। बड़ी खूबसूरती आती है जब हम अपने अपने डोमेन में रहें। मैं ये कहूँगी कि वज़ीर आला सिंध, क्योंकि इस तमाम ऑपरेशन के और जो रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए उसके जो है वो कैप्टन हैं और उनका ये राइट बनता है कि वो जब भी कोई कार्रवाई हो तो उनकी इल्म में हो और उनको पता हो कि क्या होने जा रहा है। और जिस तरह से डॉक्टर आसिम का जो है वो सवाल बार बार आ रहा है, मैं ये कहूँगी कि क्या ये आज इतने दिन रिमांड में रहने के बाद ये प्रूफ हो सका कि वो वाकई ही जो है वो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे? क्या उन पे कोई जो है इस तरह का, अगर तो नहीं हुआ तो वो फिर वो जो 3 महीने उनको रिमांड में रखा गया, जब एक सॉलिड आपके पास सबूत नहीं है, आप उसके ऊपर जो है वो किसी को भी उठा कर लेके जा रहे हैं और उसके साथ जो भी उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो वो उस तरह का मैं समझती हूँ कि जो एक रवैया रखा जा रहा है, खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा होता क्योंकि एपेक्स कमेटी चारों सूबों के लिए बनी है। दूसरे सूबों में भी वो इजलास होते हुए नजर आते, वही कार्रवाइयां जो है वो दूसरे सूबों में भी होती हुई नजर आती। तो डेफिनेटली हम उसमें भी बहस करते हैं, की तरफ से टॉक शोज में बात करते हैं कि जी पंजाब में भी होना चाहिए, दीगर सूबों में भी डेफिनेटली आपको ये ऑपरेशंस और इसी किस्म की कार्रवाइयां नजर आनी चाहिए, वो आपका शिकवा बजा है। लेकिन जहां पर हो रहा है उससे बचने के लिए ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना रुबीना? देखिए, मैं ये कहूंगी कि हम इसमें बिल्कुल, हमने पहले दिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तो जो दहशतगर्दों के खिलाफ जो जंग है उसका जो है वो तहिया किया हुआ है। फिर जो अगर अकाउंटेबिलिटी जो है वो
होनी है। हम खुद पेश होते हैं, हमने हमेशा कहा है कि हमें कोई वो नहीं है इसमें कि करप्शन या कोई भी अकाउंटेबिलिटी के उसमें हमने कभी नहीं बचना चाहा। अगर कोई है चार्जेस तो वो उसका सामना भी करता है और फिर वो अदालतें जो है वो उसका फैसला करती हैं कि आया कौन करप्ट है कौन नहीं। 18 साल के बाद भी जो है इमरान इस्माइल साहब की जानिब जाना चाहूंगी, फिर सलमान अकरम राजा साहब से भी बात करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, आज जो सीएम सिंध का बयान था, शाह साहब ने जो करप्शन के हवाले से खासकर बात की, आपने कहा कि उन्हें बयान भी वापस ले लेना चाहिए अपना, ये मामला जा कहां रहे हैं। और ये जो सवाल कर रही हैं रुबीना कि जी 90 डेज का रिमांड था, 90 रोज आपने हिरासत में रखा, फिर जो केस बनाया गया रेंजर्स की तरफ से, वो चीज पुलिस को जब दी जाती है तो थोड़ा ही घंटे पहले उसको तफ्तीशी अफसर को चेंज कर दिया जाता है। तो ये मामला आपको कहां लग रहा है कि उलझता चला जा रहा है? कौन सी जगह है, क्या कहां पे हम इस चीज से कुछ अखज नहीं कर पा रहे? सादिया, मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जमा होगी। सबसे पहले तो मैं आमिर मतीन साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ, जो उन्होंने सिस्टम के और हमारे जस्टिस सिस्टम के और जुडिशल सिस्टम और साथ में हमारे लॉ इन्फोर्समेंट का जो सिस्टम है या मैकेनिज्म है उसको उन्होंने जो क्रिटिसाइज़ किया, मैं इस पर 100% आमिर मतीन साहब, क्योंकि ये सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें आप 3 महीने के इनसे हिसाब लेने बैठे हैं। वो पहले जरदारी साहब भी हिसाब मांग रहे हैं कि जी वो सुरह महल का और स्विस अकाउंट का पैसों का ही नहीं पता लगा, वो भी बरी हो गए। हमारे पास अयान मलिक एक मॉडल कराची एयरपोर्ट पे कस्टम्स के थ्रू पकड़ी जाती है, जिसके पास $5 लाख कैश हाथ में होता है, वो भी बरी हो जाती है। हमारा सिस्टम इतना ख़राब हमने कर दिया है इसको कि आप बस किसी को भी छुड़वा लें, जो क्राइम आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। हाँ, अगर आपने साइकिल चोरी की है, किसी बेकरी से डबल रोटी चोरी की है, उसको पकड़ के तो लटका देंगे, लेकिन जितना बड़ा जिसका क्राइम उतना इजी उसका निकलना बाहर। हम ये मुसलसल देखते रहे हैं कि जी जहाँ ये कराची के अंदर पिछले 6 महीने से रेंजर्स ने सर तोड़ कोशिश की है और कराची की पहली दफ़ा ये 2-3 ओकेजन ऐसे गुजरे हैं जिसके अंदर ईद, बकरीद, मुहर्रम और दूसरे 2-3 ओकेजन जिसके अंदर कराची में ब्लड शेड नहीं हुआ। हम कराची में रहते हैं, कराची को देखते हैं, हमने एक अरसे से कराची में हर ओकेजन पे खून खराबा देखा है। हर ओकेजन पे कराची 2 दिन के लिए बंद कर दो, कराची 3 दिन के लिए बंद कर दो, यौम सोग, कान पक गए यौम सोग सुन के। अब ये रेंजर्स ने आके इसको टेपर किया। मुत्तहदा कहती है जी हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी का आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, लेकिन पहले भी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो ये कह चुके हैं बात खुल के कि जी अगर ये करप्शन पे हाथ ना डालें जो इनका फोर्टे नहीं है तो हम इनको अथॉरिटी देने के लिए, पावर्स देने के लिए तैयार हैं। यानी पीपल्स पार्टी करप्शन को गार्ड कर रही है कि वो बिल्कुल करप्शन के बाहर न डालें, तो वो हर हद तक जाने के लिए तैयार है रेंजर्स के साथ कि जी अमन आ जाए। एक आदमी जो खुद कप्तान है और आज तो उन्होंने कमाल ही कर दिया कि उन्होंने ये बता दिया यानी वो पावर्स जो है वो अभी भी देने को तैयार हैं, बट अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर, वो उसको कंडीशनल रखना चाहते हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं। अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे। वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं हो सकती हैं कि जो फाइनेंशियर्स होते हैं या जो चैनल से पैसा आता है टेररिस्ट के पास, वो कोई अपने अकाउंट का चेक नहीं काट के देता, वो ब्लैक मनी से पैसा जाता है। तो उनको दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन ऑन ब्लैक मनी की, ब्लैक मार्केट को पहले रोके। ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब से मैं थोड़ा कानूनी एतबार से भी जानना चाहूंगी। सलमान साहब, रेंजर्स के हिरासत में रहते हैं, रिमांड 90 रोज का लिया जाता है उनका, उसके बाद पुलिस के हिरासत में दे दिया जाता है, और फिर जब पुलिस ने अंडर 173 चालान प्रेजेंट करना होता है तो उससे चंद घंटे पहले एक लो रैंक ऑफिसर को आईओ तैनात कर दिया जाता है, और फिर वो ये कहता है सिर्फ 8-9 रोज के अंदर अंदर कि मुझे दहशतगर्दी की दिफा जो हैं वो इसमें कहीं पर साबित होती नजर नहीं आई है, उसकी शवाहिद नहीं मिले, और वो दहशतगर्दी की दफात खत्म कर देता है। कानूनी एतबार से क्या उस आईओ का ये इख्तियार है और ये चीज कानूनन कितना दुरुस्त है? का सही या गलत इस्तेमाल और बात है जी। कानूनी तौर पे जो कुछ रेंजर्स ने किया, जेआईटी ने किया, वो एफआईआर से पहले की बात है। कानूनन तफ्तीश जिसको हम कहते हैं मुकदमे की, वो एफआईआर कटने के बाद होती है। एफआईआर कटने के बाद तफ्तीशी अफसर मुकर्रर होता है, आईओ फिर अदालत में लेकर आता है चालान, जो कि प्रोसिक्यूटर भी उसको पास करता है, तो चालान अदालत में फाइल होता है। तो आईओ और प्रोसिक्यूटर के बाहम एक ताउन से या उनकी बाहम काविश से बिलाखिर चालान अदालत के सामने आता है। फिर अदालत देखती है कि चालान में ऐसी बात है
कि उसकी बुनियाद पे ट्रायल चले, मुकदमा आगे चले या नहीं है। ये तो है कानून में दी गई जो स्टेप्स हैं, जो कदम उठाने होते हैं। अब मामला यहाँ पे ये है कि चूंकि अमूमन हमें रेंजर्स पे ज्यादा एतमाद है, हम समझते हैं रेंजर्स ने कराची में अच्छा काम किया है, उनके आने की वजह से जो लोग कराची को गारत कर रहे थे वो तितर बितर हो गए हैं, लिहाजा एतमाद इस वक्त रेंजर्स पर जाहिर है कि ज्यादा है। और जो कुछ पुलिस करेगी या प्रोसिक्यूटर करेंगे या अदालत करेगी उसको हम एक शक की निगाह से देखेंगे, क्योंकि एक बयानिया हमारे मुल्क में है कि सिविलियन इदारे जो हैं वो करप्ट हैं, वो सियासी मसलहत के तहत काम करते हैं। इस बयानिए के होते हुए और जो रेंजर्स की वाकयातन कामयाबी है कराची में, उसको सामने रखते हुए एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है हमारे निज़ाम अदल के लिए। अगर ये एक आम मुकदमा होता, डॉक्टर आसिम ना होते, आईओ आके कहता कि जी मुझे शवाहिद नहीं मिले, अदालत कहती ठीक है आप मजीद तफ्तीश कर लें, चलान मुकम्मल करें, फलां तारीख तक हम देखेंगे, तो कोई बड़ी बात ना होती। अब चूंकि हमें ये तवक्को थी कि डॉक्टर आसिम के जरिए बहुत सनसनीखेज इंकशाफात होंगे और लोगों तक पहुंचा जाएगा, वो तवक्को अगर पूरी नहीं होगी तो जाहिर है कि मायूसी होगी। अब इस आईओ ने क्या किया, क्या इसने गैर जानिबदारी से काम किया, क्या 6-7 दिन का अरसा काफी था, नहीं था, ये तमाम मफरूजे हैं, इसके बारे में हतमी तौर पे मैं कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है वो बहुत ईमानदार शख्स हो ये आईओ, और हो सकता है कि ना हो। अब ये हम लोगों का एक जो तासुर है निजाम के बारे में वो मुतय्यन करेगा कि हम इस तमाम वाक़े को और कानून के साथ साथ ये वाकया, क्योंकि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा और एक साबिक विफाकी वजीर का मामला भी है, और कराची ऑपरेशन पे जहां पर सिंध के अंदर उनकी हुकूमत है वो पार्टी इस वक्त इस पर वावेला भी कर रही है, तो कानून के साथ साथ तकनीकी और सियासी मामला भी ये बन जाता है। एक मुख्तसर सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आकर हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर सिंध हुकूमत रेंजर्स के इख्तियारात में तोसी नहीं कर रही, आज भी रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में टेबल नहीं हो सका, तो इस पर विफाकी हुकूमत क्या कर सकती है? विफाकी हुकूमत आया इंटरवीन करेगी, नहीं करेगी? आज भी हम सुन रहे थे शाम में कि जी कानूनी मुशावरत शुरू हो गई है कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के तहत जो रेंजर्स को इख्तियारात मौजूद हैं उस पर विफाकी हुकूमत को क्या करना चाहिए, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। आमिर मतीन साहब, जो टॉपिक ब्रेक पे जाने से पहले छोड़ के गई थी, पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस, इस एक्ट के तहत क्या जो रेंजर्स को इख्तियारात ऑलरेडी हैं जिसमें तफ्तीश का इख्तियार उन्हें दिया जाता है, वो उस पर कुछ नहीं कर पाएगी विफाकी हुकूमत? क्योंकि अब सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि अगर सिंध हुकूमत आपको इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल करती नजर आ रही है तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों इंटरवीन नहीं करती? इसमें रेंजर्स तो ज़्यादा तो तफ्तीश कर सकते हैं ना, घूम फिर के आखिर में तो हमारे अदालती निज़ाम और हमारे इंतज़ामी निज़ाम के पास ये केस आना है ना। अब ये एक बचकाना सी बात है कि ये एक्सपेक्ट करना कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपनी पार्टी के बंदों को वो करेंगे, तो ये तो ऑब्वियस बात थी। ये अगर किसी को ये बेवकूफ़ को ये सोच रहा था कि जनाब ये जितनी मर्जी तफ्तीश करके आए, माफ़ कीजिएगा मैं अभी रिसेंटली ये शायद खुद भी देख के आया हूँ कराची में, डॉक्टर आसिम के खिलाफ जो कन्फेशन स्टेटमेंट, उनकी तो समझ आती है कि उन्होंने वहां मान लिया और अदालत में आगे मुकर गए, मगर उनके डेप्टीज हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ के हैं, डेज हैं जिन दिनों ये दहशतगर्द वहां पे आते रहे, कॉल्स हैं, तो इतना बड़ा वो सबूत है। और मेरे जैसा आदमी भी देख के देख सकता है कि प्राइमा फसाए मुनासिब किस्म के शवाहिद मौजूद हैं, मगर आगे जाहिर इंफॉर्मेशन अफसर और अदालती निजाम और प्रोसिक्यूशन उसमें से गवर्नमेंट आ जाए तो वो वहां पे तो वो नहीं होने देंगे। ये तो बेवकूफी है। शुरू में वो मान गए थे, पूछ रही थी कि अगर यही खराबी है, चेंज हो गया, सलमान अकरम राजा साहब तो कहते हैं मे बी वो बहुत अच्छा, मे बी वो बुरा, बट इन्वेस्टिगेट तो हो कि भाई चेंज हुआ। सलमान अकरम राजा साहब एक वकील हैं और वो बिल्कुल बड़े इस वकील को जिस तरह बात करनी चाहिए वो बिल्कुल वकील की तरह बात कर रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के आप मैं और वो तो नहीं बता सकते कौन खराब है, पर हमें ये नजर आ रहा है कि ये पैटर्न है। ये आसिफ जरदारी साहब का भी जो केस था वो इसलिए बच गया था कि वहां पे उन्होंने कहा जी यहाँ पे शवाहिद ही नहीं है, 40 करोड़ रुपए लगा के वो शवाहिद कटे गए और बाद में उन्होंने कहा जी यहाँ तो फोटोस्टेट कॉपीज पड़ी हुई हैं, उनके बेसिस के ऊपर तो नहीं हम कुछ कर सकते। 10-12 साल चलता रहा था। ये पहला मसला नहीं है, यही मसला हमारे अदालती इंतजामी निजाम का है कि ये
वो तो उस तरह फोटोकॉपियां नहीं है ना, वो तो क्रेडिबल है। वो क्रेडिबल है और मेरा ख्याल है किसी जगह भी सही तरीके से पेश करे, मगर जिन्होंने पेश करना है इंस्ट्रूमेंट तो वो सिविलियन अदारे हैं। यही क्राइसिस है कि ये हमारा सिस्टम रिग्ड हो गया है और उसको हम ठीक नहीं कर रहे। आगे क्या हुआ था, एक दहशत थी, डर था कि यार ये फौजी पता नहीं मार्शल ना लगा दे, तो डर के मारे सारों ने मान लिया। और जब उसमें अब दरार पड़ गई है कि एक तो पीपल्स पार्टी भी उससे पीछे, उनको एक दहशत थी रेंजर्स की या फौज की, वो खत्म हो गई है फ्रैंकली जो है ना। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई है। उसके बाद एमक्यूएम वाले भी कह रहे हैं कि जनाब हमारे कामयाबी के बाद। और सबसे बड़ी बात जो आपने फेडरल गवर्नमेंट की कही है, इनको भी नजर आ रहा है कि जनाब ये अगर सिलसिला चला तो ये पंजाब में भी आएगा। और वो बिल्कुल सही लोग कह रहे हैं कि जी एक सूबे तक ही रह गया, बाकी सूबों में क्यों नहीं हो रहा। तो ये सारे गैंग अप हो गए हैं, गैंग अप हो गए हैं। मुझे गुजरा की बात सुन ले तो वो कहते हैं सिंध हुकूमत को फौरन ये कर देना चाहिए, इख्तियारात में तौसीह कर देनी चाहिए, वरना जो है वो इस ऑपरेशन के साथ ज्यादती हो जाएगी। तो डॉक्टर आसिम तो अकेले नहीं है ना, वहां पे डॉक्टर आसिम आए तो उसके जरिए वो आसिम जरदारी तक भी ये आगे चीजें पहुंचेंगी और लोगों तक भी पहुंचेंगी। सबको नजर आ रहा है कि यहाँ पे बचना है। मुझे जो खतरा इसके अंदर नजर आ रहा है कि हम सारे जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमें ये पता है कि दूसरा भी हल नहीं है। अगर फौज ने हुक्मरानी देखी है कि वहां भी इंसाफ नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो असल सवाल ये आ जाता है कि ये इस तरह ही जब ये रिग्ड लगेगा और सिविलियन अदारे और आप और हम और सारे लोग मिलके अगर इसको रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसको ठीक नहीं करेंगे, तो फिर ये है कि हम दावत दे रहे होते हैं दूसरों को, हमें वो भी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे तो इलाज निकलेगा। फिर इलाज ये हो रहा है जो कराची में आप कह रही हैं ताजिर जो है असम्बली के इर्द गिर्द आ गए हैं कि हमें कराची का अमन चाहिए। बिल्कुल सही है रुबीना साहिबा, हालात तो बेहतर हुए हैं वहां पर। जो क्राइम की सिचुएशन थी, जराइम जिस तरीके से चल रहे थे कराची में, वो लोग भी वहां रहने वाले हैं, बसने वाले हैं, वो ये कहते हैं कि हालात हर लिहाज से बेहतर हुए हैं। अब आपको ये कहा जा रहा है कि जी दोबारा इख्तियारात में तौसीक कर दें, उसमें ताखीरी हरबे हमें नजर आ रहे हैं। आज टेबल होना था रेजोल्यूशन, आज भी नहीं होता है। अब ये जो कराची ताजिर इत्तेहाद है वो भी यही कह रहे हैं कि आप इस तरह से करके जराइम पेशा अनासर का साथ देंगे अगर तौसीक नहीं करेंगे। क्या आप मुतमईन ओवरऑल कारकर्दगी से नहीं है, या सिर्फ एक ये मामला है डॉक्टर आसिम वाला जो इतना बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है? मैं सादिया ये कहूँगी कि हमने ये अभी तक मैं कभी नहीं कहा कि जो है हम रेंजर्स को इख्तियारात नहीं देंगे, या जो है ये अभी आज नहीं हुआ क्योंकि आज फ्राइडे था और जुम्मे की नमाज थी और अरकान सब बोलना शुरू हो गए थे कि हमें नमाज पे जाना है, तो सेशन को जो है वो एडजर्न किया जाए। इस वजह से जो है वो डिप्टी स्पीकर साहिबा ने एडजर्न किया। फिर जो है वो रेजोल्यूशन बिल्कुल आएगी, मंडे को आएगी। अगर आज नहीं आई है, इख्तियारात बिल्कुल दिए जाएंगे। हमने ये बात की नहीं है कि हम रेंजर्स को इख्तियारात नहीं देना चाहते। बिल्कुल एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस और रेंजर्स की जो खास तौर पर कार्रवाई रही है और जो उनका काम रहा है कराची में अमन के हवाले से, लेकिन ये काबिले तहसीन है। देना चाहते हैं ना कि जिसमें आप कहते हैं कि जिस सियासतदानों को किसी एमएनए एमपी सेनेटर को नहीं पकड़ा जाएगा या हमें पहले आगाह किया जाएगा। देखिए, असेंबली में एक तो उसको ले जाने की वजह क्योंकि उसको एक लीगल कवर देने की जो है वो की वजह से जो है वो सिंध असेंबली में लेकर जाया गया। फिर जो है उसमें ये भी एक मैं ये कहूँगी कि आज इमरान इस्माइल साहब हैं और अगर हम एक सियासतदान हैं और हम अपने ही इदारे की बात ना करें, उसी की जो है वो सेंटिटी की बात नहीं करें, अगर आज असेंबली में अगर ये रेजोल्यूशन लेके जाया जा रहा है, उसको लीगल कवर दिया जा रहा है, तो ये एक उसकी खूबसूरती है। मैं ये कहूंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से जो है वो असेंबली में ये रेजोल्यूशन लेकर आई गई। फिर जो है वो ये आज नहीं हुआ, मंडे को होगा। इख्तियारात पे कोई वो हमारी वो नहीं, लीगल कवर वाली खूबसूरती पहले तो नहीं दी गई थी इस चीज को, पहले तो इख्तियारात में तौसीह हो गई थी। पहले जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो सवालात उठ रहे हैं। पहले डिसीजन इसलिए लिया गया कि वो फौरी तौर पर उसके ऊपर जो है वो एक्शन लेने की जरूरत थी। जो कराची में हालात थे वो इसलिए जो है वो उसको फौरी तौर पर जो है नोटिफाई खुद चीफ मिनिस्टर साहब ने किया और अब जो है वो लीगल कवर लिया जा रहा है। और मैं ये कहूंगी कि बात
में जिस तरह से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत पर शक किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर जो है वो गलत है। वो हमारी सिर्फ और सिर्फ ये एक ठीक है इमरान इस्माइल साहब, आप लोग भी शक ना करें, आप भी कहते हैं पीपल्स पार्टी जो है वो पता नहीं करप्ट अनासर के पकड़े जाने से डर रही है। लेकिन ये फरमाइएगा इमरान साहब, अच्छा मैं रुबीना साहब दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। इमरान साहब, विफाकी हुकूमत इस मामले में कहां और किस तरीके से इंटरवीन कर सकती है, क्योंकि इस्लामाबाद में यहां पर कैपिटल के अंदर बहुत सारी स्पेकुलेशंस जो हैं वो जन्म ले रही हैं इस मामले पर। एक तो हम पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं कि जी उसके तहत इख्तियारात हैं, लेकिन आया वो फिर सिंध हुकूमत की कंसल्टेशन से जिस तरह किया जाता है उसमें किस हद तक मुशावरत हो पाती है या फ्रिक्शन तो नहीं पैदा होती विफाक के दरमियान और सिंध हुकूमत के दरमियान, और साथ साथ गवर्नर्स रूल की भी बड़ी बातें की जा रही हैं। देखिए ये बात तो रुबीना ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वफाक के साथ कितना वो हैंड इन ग्लव हैं या नहीं है, या दोनों अक्रॉस द टेबल बैठे हैं। लेकिन ये बात जो हमें जो बिल्कुल क्लियर चीज़ जो सामने नज़र आती है ना, वो ये नज़र आता है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो 12 इस बात को एम्फसाइज कर चुके हैं कि जी अगर वो करप्शन पे हाथ ना डालें तो वो पावर्स देने के लिए तैयार हैं। अब मैं कमिंग बैक टू माय सेम प्ली कि मैं इससे पहले भी आपसे कह रहा था, अभी जैसे ये ION का चेंज हुआ है, मैं तो कह रहा हूँ शुक्र करें IO चेंज हो गया। अयान मलिक का तो IO को मार दिया दिन दहाड़े, उसका कोई पूछने वाला नहीं कि उसको मारा किसने। मुझे उसका बताएं, एक शख्स कराची में 14 कत्ल करता है, एक कत्ल करता है, 14 उसके गवाह होते हैं, विटनेस जो कोर्ट जाते हैं, अगले दिन वो 14 के 14 फिर जाते हैं कि जी हमने नहीं देखा, हमने गलत फहमी हो गई थी हमें, उसका भी वो भी आराम से छूट जाता है। तो ये हमारे सिस्टम में बहुत बुराई जो है वो सराहियत कर गई है। किस तरह हम अपने जुडिशरी को मनूवर करते हैं, किस तरह हम ये सारी चीज़ें लाते हैं। अब डॉक्टर आसिम का IO चेंज किया, उसने पहले से सारी रिपोर्ट बना के रखी हुई थी, बिफोर ही रीच गुलबर्ग थाना वो वहाँ पे उनके रिलीज ऑर्डर्स तैयार थे, उनके पहुँचने से पहले तैयारी हो चुकी थी कि जी इनको छोड़ दिया जाएगा। कौन सा कानून की हम बात कर रहे हैं, किधर हम जा रहे हैं, कहाँ पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं, कहाँ से रिलीज ऑर्डर्स तैयार थे। मीडिया ने वो फुटेजेस दिखाई हैं इमरान साहब के उनके इस तमाम कोर्ट वगैरह में जाने के मामलात से पहले उनका नौकर जो है वो उनका सामान गाड़ी में रखकर ले जा चुका था, ये फुटेजेस भी दिखाई हैं। जी ये भी देखिए, ये तो बड़ी मामूली फुटेज है जी, आप ही के मीडिया ने फुटेज दिखाई है। वो लंदन में सारे डब्बे उठा के ले गए, उनको कोई नहीं पूछ रहा कि आप कौन से डब्बे ले गए थे, जो आज फोटो कॉपियां पड़ी हैं पीछे। देखिए ये वो कौमों में होता है जिनके मॉरल ग्राउंड जो है ना वो बर्बाद होने लगते हैं, या वो बर्बाद हो जाते हैं, मॉरल वैल्यूज उनकी नहीं रहती। ये किसी ऐसे कौमों में नहीं होता, किसी ऐसे मुल्क में नहीं हो सकता जिनके मॉरल वैल्यूज को हाई अप करते हो, अपने मॉरल वैल्यूज को, जिसमें वो कानून को सबसे ऊपर रखते हो, कानून से बालातर कोई शख्सियत ना हो, कोई भी हो उसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान में मॉरल वैल्यूज का अगर इतना ख्याल और इतना पास रखा जाता, या फिर हम जिस तरह अदालती निजाम पे बहुत सारे सवालिया निशान उठा रहे हैं, अगर वो चीजें बहुत पहले रेक्टिफाई कर ली जाती तो आज शायद इस किस्म की चीजें या इस किस्म के डिस्कशंस या इस किस्म के रोजाना मामला जो मीडिया पर आते हैं वो दिखने को ही ना मिलते। एक ब्रेक और ब्रेक से बात करेंगे। जी इमरान साहब, ब्रेक से वापस आकर इस पर दोबारा बात करते हैं। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बात की जा रही है PPA के तहत विफाक क्या कर सकता है, रेंजर्स को जो इख्तियारात मिल चुके हैं, बहुत सारे लोग एक और डिबेट भी करते हैं कि जी शायद ये सूबों को खुद मुख्तारी देकर एक रेसिपी फॉर डिजास्टर भी तैयार कर ली गई है कि अगर कोई सूबा जिस तरीके से अभी हम सिंध के अंदर देख रहे हैं जो सिंध हुकूमत को करना चाहिए वो नहीं अगर कर रही, तो फिर उसमें अगर विफाक कुछ कर सकती थी तो वो इख्तियारात उस तरह से नहीं रहे। यहां पर फेडरल गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं, आप क्या देखते हैं? देखिए, आइन में इमरजेंसी का एक तस्वर है, आइन के आर्टिकल 232 में, उसके तहत अगर वफाकी हुकूमत ये समझती कि एक सूबा जो है अंदरूनी मामलात, अंदरूनी उसमें दहशतगर्दी भी शामिल है, उसमें कोई शोरिश खलफशार भी शामिल है, उनको नहीं संभाल पा रही, तो इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर रूल लगाया जा सकता था। लेकिन 18वीं तरमीम ने वफाक की ताकत को सूबे के तहत कर दिया है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस की बुनियाद पे इमरजेंसी लगाने के लिए जरूरत है कि उस सूबे की जो असेंबली है उसकी जानिब से पहले एक रेजोल्यूशन आए,
उसकी जानिब से ये इस्तदा की जाए कि हम अब नाकाम हो चुके हैं, हम इस काबिल नहीं रहे, लिहाजा वफाक इमरजेंसी लगाए। यानी गवर्नर रूल का निफाज उस वक्त तक अब नहीं हो सकता जब तक सूबे की असम्बली से खुद ये चीज नहीं आती। वो 245 गवर्नर रूल अगर आपने इस बुनियाद पे लगाना है कि इंटरनल डिस्टर्बेंस है, देखिए ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एक और शिक है आइन की आर्टिकल 234। ठीक है, उसमें अगर आप ये कहें कि आईनी निजाम हुकूमत मुकम्मल तौर पे सूबे में नाकाम हो गया है तो फिर सूबे की मर्जी के बगैर भी इमरजेंसी लग सकती है। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल नजर आ रही है बज़ाहिर वो आईनी निजाम की नाकामी नहीं, यहाँ ये कहा जा रहा है कि दहशत गर्दी अमन आमा के जो मामलात हैं वो इतने खराब हैं कि सूबा खुद उनको नहीं संभाल सकता। इस बुनियाद पर अगर इमरजेंसी लगना है तो उसके लिए सूबाई असेंबली की रेजोल्यूशन दरकार है, वो जाहिर है कि इस वक्त मुयस्सर नहीं और उसका इम्कान भी नजर नहीं आता। इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997 का, उसके तहत जब आर्म्ड फोर्सेस को या सिविलियन, इनको सिविल आर्म्ड फोर्सेस जिनको कहते हैं, रेंजर्स उसमें शामिल है, इनको भी जो बुलाया जाता है तो वो सूबाई हुकूमत की इस्तदा पर बुलाया जाता है और जो इनकी मुद्दत है वो भी सूबाई हुकूमत के मशवरे और सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर तय नहीं हो सकती। यहाँ मामला जो है सूबाई हुकूमत और सूबाई असेंबली के पास वापस आ रहा है और ये इस वक्त जो एक बजाय डेडलॉक नजर आ रहा है। सही, वो तो ऑब्वियसली फिर सूबों की तरफ से इस्तदा की गई, रेंजर्स को वहां पर बुलाया गया, लेकिन अगर विफाकी हुकूमत को सिर्फ ये मामलात संभालने हैं या पीपीए के तहत, क्या रेंजर्स वहां पर उन्हीं तमाम इख्तियारात के साथ काम कर सकती है जैसे अभी पहले कर रही थी? इख्तियारात में तौसीद देने के मामले से पहले तक हम देखते रहे गिरफ्तारियां भी और तफ्तीश भी। देखिए काम जो हो रहा है इस वक्त कराची में वो एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट है वो भी एंटी टेररिज्म एक्ट का हवाला देता है, या आइन के आर्टिकल 245 का, 245 का। आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस वक्त आर्म्ड फोर्सेस को नहीं बुलाया गया कराची में। इस वक्त जो रेंजर्स काम कर रहे हैं वो एंटी टेररिज्म एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट उसके साथ आप मिलाकर पढ़ सकते हैं। इसके तहत जो मुद्दत है वो सूबाई हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं तय हो सकती। वफाकी हुकूमत नहीं कह सकती कि हम खुद 3 माह या 4 माह की तौसीह करते हैं, उनको जरूरत है सूबाई हुकूमत की रजामंदी की। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है सियासी एक डेडलॉक आ गया है जो कि बड़ा खतरनाक है। डेडलॉक ऐसे है कि रेंजर्स और काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पे एक नेक्सस है, एक दहशत गर्दी का क्रिमिनल एलिमेंट्स के साथ और सियासतदानों के साथ, और वहाँ पे ख़ास तौर पे जो भी 2-3 इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं वो डायरेक्टली उनके मिलिटेंट विंग्स हैं, उनके क्रिमिनल अफराद हैं उनके अंदर, जो कि ये जुड़ा हुआ मामला है। और जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा तो वहाँ कराची में अमन नहीं हो सकता। जबकि वहाँ पे ज़ाहिर है सिंध असम्बली से हमें नहीं नज़र आ रहा अभी वक्ती तौर पे वो अगर ये दे भी दे रेंजर्स को इख्तियारात तो वो बड़ी कंडीशनल किस्म की दे रहे हैं कि अब देंगे, रोक लेंगे, हमें एक एक आदमी बताएंगे। अब उनको बताया जाएगा तो जाहिर है उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि पीपल्स पार्टी अपने ही बंदों को पकड़वाएगी या अपनी पुलिस को, अपनी वो तो अपनी समझते हैं ना। सो हमारे यहाँ ये एग्जेक्टिव और जुडिशरी जो है ये क्योंकि उस तरीके से सेपरेटेड नहीं है, हमारे इंतज़ामिया जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ये प्रोसिक्यूशन के अंदर, तो एक डेडलॉक आ रहा है। जो आप बात कर रही हैं सादिया वो बड़ी खतरनाक बात है आगे कि ये डेडलॉक की सूरत में फिर क्या है कि जिस तरह अभी सलमान इशारा कर रहे थे कि 245 या गवर्नर रूल या इस तरह की जो बातें करेंगे ये अगला स्टेप है। अभी फिलहाल वहाँ की लोकल फोर्सेस जो हैं, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास वहाँ का वोट बैंक है, पीपल्स पार्टी और MQM, उनको साथ लेके वहाँ के मसले का हल निकाला जा रहा है। अगर उनको निकाल दिया जाए और गवर्नर रूल टाइप कर दिया जाए वो एक एक्सट्रीम स्टेप है। उसके बाद पता नहीं वो स्टेप आगे जाके पूरे मुल्क के अंदर ही है फिर वो फैल सकता है, वो मार्शल लॉ की तरफ एक चीज़ें मामले जा रही हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वहां पे एक बड़ा खतरनाक किस्म का सियासी डेडलॉक आ चुका है। सियासी डेडलॉक और उससे बढ़ते हुए वो तमाम मामला जिसकी जानिब आपने निशानदेही की, अगर ये तमाम चीजें खुदा न खास्ता इस जानिब जाती हैं तो फिर सवाल मेरा दोबारा यही होगा सिंध हुकूमत से और पीपल्स पार्टी से, रुबीना साहिबा आपसे, कि फिर इतनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन की तरफ चीजें क्यों जाने दी जा रही हैं? ये क्यों इख्तलाफात पहले कंट्रोल नहीं किए जा सकते थे या अभी नहीं किए जा सकते? अभी भी वक्त तो है।
जी बिल्कुल, इसमें मैं ये कहूँगी कि जब इख्तियारात जब पहले दिए गए थे और उसमें जो भी चीज़ें मैं समझती हूँ कि जब कोई भी अगर मुद्दत किसी भी चीज़ की ख़त्म होती है और उसको दोबारा से रीन्यू किया जाता है तो जो पास्ट में वीकनेसेस रही हों या उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत हो तो उसके ऊपर जो है वो सोचा भी जाता है, उसको देखा भी जाता है। और ये एक मैं समझती हूँ कि जो बड़ी बेचैनी की सी कैफियत जो आप कह रही हैं या वीकनेसेस जो आप कह रही हैं वो तो सिर्फ आप इस सूरत में दूर करने की बात कर रही हैं ना कि पे हमारे लोगों को पकड़ा ना जाए या हमको इन्फॉर्म किया जाए, तो फिर वो इंसाफ के तकाजे तो पूरे नहीं होते। अगर आप ही के असेंबली में बैठे किसी कॉलीग को पकड़ना है या उस पर कोई इल्जामात हैं तो फिर जी नहीं सादिया, हम कहते नहीं, हम कर देते हैं कि होने नहीं देते हैं गिरफ्तार, बल्कि अकाउंटेबिलिटी की जो है वो करें आप। किसी की भी अगर कोई करप्शन में मुलविस है, हमारे लीडरान ने भी पहले कहा है कि काली भेड़ें जो है वो सारी जगह हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी, आप मीडिया के लोगों से भी मैं ये बात करूंगी, जो आज जितने भी तजिया नगार हैं उनसे भी मैं बात करूंगी कि क्या ये अच्छा नहीं लगता कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, क्या कलअदम तंजीमें पंजाब में जहां पे गढ़ है वहां पे कोई जो है वो इस तरह की रेंजर्स की कार्रवाइयां नजर नहीं आ रही, वहां पे कोई करप्शन की जो है वो फाइलें क्या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में खुद नहीं हुई है? क्यों एपेक्स जो खास तौर पर जो पिशावर में जो है एपीएस पे जो है हमला हुआ, क्या वहां दहशतगर्दी नहीं हो रही? तो ये एक ही सूबे के को फिर आप वहां से किराए आएगी, लोगों की किराया आएगी कि जो है वो एक ही सूबे को आपको क्या लगता है कि निशाना बनाया जा रहा है या वहां की डाला जाए या करप्शन के हवाले से आपने पहले बात की, क्या बाकी तीनों सूबों में भी इस किस्म की कार्रवाइयां हो जाएं तो ये जो गिले शिकवे हैं सिंध हुकूमत के वो खत्म हो जाएंगे? मैं समझता हूँ कि ये मेरी बहन रुबीना को शायद इल्म नहीं है कि केपीके इस वक्त फ्रंटलाइन सूबा है जो जंग के अंदर मुलविस है। ज़रबियाज वहाँ पे लड़ी जा रही है, तालिबान के खिलाफ वहाँ पे जंग हो रही है, टेररिज्म के खिलाफ वहाँ जंग लड़ी जा रही है, बाकायदा पूरा सूबा एक जंग हालत जंग में है, वहाँ पे जंग हो रही है। ये बात इनकी करेक्ट है बिल्कुल, ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है कि क्या नाइंसाफ़ी या करप्शन सिर्फ सिंध में हो रही है या पंजाब में भी चोरी हो रही है तो वहाँ भी करप्शन पे हाथ डाला जाए। इस बात को हम सारे इंडोर्स करते हैं। हैविंग सेड दिस, मैं आपको इसी भी बता दूं, किसी का शौक, चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो या सिंध गवर्नमेंट हो, किसी को शौक नहीं है यहाँ पे रेंजर से क्लीन अप कराने का, ऑपरेशन क्लीन अप कराने का, कोई नहीं चाहता। ये सिर्फ एक शरीफ साहब हैं जो ये करवा रहे हैं, जिनको ज़रूरत है। ज़ाहिर है कि वो नवाज शरीफ नहीं है जिसने भी ये करवाया, वो आप देख लें, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल विल इसके अंदर शामिल नहीं है। वो कप्तान की टोपी सर पे बंदूक के जोर पे रखे हुए हैं कि वो कप्तान है, अदरवाइज वो तो कब की टोपी उतार के फेंक देते। ऐसा कप्तान जो अपनी टीम के खिलाफ ऑपरेशन कराए, ऐसा कप्तान कि जब ऑपरेशन में तेजी आए तो खुद ही वो छुपता फिरे, ऐसा कप्तान कि जब ऑपरेशन हो तो उसके लीडर्स पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, कौन सा कप्तान ऐसा ऑपरेशन कराएगा? कोई नहीं करा रहा। ये बात को मुझे इसको कहने में कोई याद नहीं है। वक्त है, मैं सलमान साहब से आखिर पे एक बहुत अहम मामले पे जिसकी जानिब आप लोगों ने इशारा किया इस प्रोग्राम में, सलमान साहब, अदालती निज़ाम में जो वीकनेसेस हैं जब तक वो दुरुस्त नहीं होंगी ये तमाम मामलात, और कल को ना जाने कोई और मामला, परसों कोई और मामला हमारे सामने इसी तरह से आता रहेगा। प्रोसिक्यूशन हम कहते हैं बहुत वीक है जी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एहलकार जाते हैं, लोगों को पकड़ के लाते हैं जान जोखों पर खेलकर, लेकिन शवाहिद नहीं मिलते। गरीब का बच्चा जो है वो तंदूर से रोटी चोरी कर लेता है तो महीनों जो है वो जेल में पड़ा रहता है, लेकिन जिनके शवाहिद होते हैं वो कह देते हैं कि नाकाफी शवाहिद हैं। ये बिल्कुल मसला है। अदालती निज़ाम इसके लिए सही, तफ्तीशी निज़ाम जो है हमारा और प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है वहाँ बहुत सुकुम है, और जाहिर है कि हमें नहीं है एतमाद अपने तफ्तीशी निज़ाम पे। इसको हमें बहुत बेहतर करना है और ये बहुत मुश्किल सवाल है। इंडिपेंडेंट तो हम कर देते हैं, लेकिन कागज पर नैब बहुत इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन उसकी जो कारकर्दगी है उससे हम खुश नहीं रहते। अक्सर हम यही समझते हैं कि जानिबदार है। ये एक माशरे में कोई इर्तिका का तरीका है कि उसके बाद इदारे खुद मुख्तार हो जाते हैं। कानूनन कागज पे खुद मुख्तार करना आसान है, लेकिन हकीकत में इदारों का खुद मुख्तार होना एक और अमल है। यहाँ आपको वो इंसान चाहिए, वो लोग चाहिए जिनकी अपनी वैल्यूज इतनी मुस्तहकम है कि वो अपने ओहदे पर बैठने के बाद हर वाबस्तगी से बेनियाज हो जाती हैं। ये एक तमद्दुन में शायद की तब्दीली आती है। कानून तो हमारे बहुत हैं और कानून में हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है मुख्तलिफ अफसरान को, लेकिन हम देखते हैं कि वो
किसी ना किसी की खुशामद में मसरूफ हो जाती हैं और पूरा निजाम उस वजह से ढह जाता है। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। आखिर में बहुत अहम इन्होंने बात की कि जी कागज पर तो खुदमुख्तारी तमाम इदारों की नजर आती है, लेकिन ये सिविल इदारों की खासकर अगर बात करें कि इतने ही खुद मुख्तार होते तो आज ये जो कशमकश और वावेला हमें हर तरफ से नजर आ रहा है वो ना होता। सलमान अकरम राजा साहब, आमिर मतीन साहब, रुबीना कायम खानी साहिबा, इमरान इस्माइल साहब, आप चारों का बेहद शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।